हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चकदे विद नॉलेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष हम बैंक नेशनलाइजेशन की 52वीं यानी कि 52nd सालगिरह मना रहे हैं। हम अगले साल बैंक नेशनलाइजेशन डे मनाएंगे या नहीं ये भविष्य ही बताएगा, लेकिन आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंदिरा गांधी जी ने बैंक नेशनलाइजेशन क्यों किया, यानी कि बैंकों को नेशनलाइज क्यों किया गया और इसके क्या फ़ायदे हुए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले ये जो बैंक हुआ करते थे वो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस को ही अपना फोकस रखते थे और उन्हीं के लिए अपना काम करते थे। ना उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कोई चिंता थी और ना ही किसानों का कोई ख्याल उनको रखना था। इसके अलावा वो गरीब आदमी का भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे और रूरल एरियाज में तो अपनी सेवा देते ही नहीं थे। मनी लेंडर्स यानी कि साहूकार लोग जो कि गांवों में होते थे वो गरीब किसानों और मजदूरों का शोषण करते थे। बैंक नेशनलाइजेशन का जो सबसे बड़ा पर्पज़ था वो ये था कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी बैंकिंग नीड्स को पूरा किया जाए। जुलाई 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 14 बैंकों को जो बड़े बड़े बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, उनको नेशनलाइज कर दिया। देश की जनता के हित में ये राष्ट्रीयकरण का जो फैसला लिया गया था वो 19 जुलाई 1969 को लिया गया था। तभी से इस दिन को बैंक नेशनलाइजेशन डे के रूप में मनाया जाता है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के परिणाम बहुत ही अच्छे रहे, जिसकी वजह से आगे भी 6 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया और ये राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। बैंक राष्ट्रीयकरण का जो मेन पर्पज़ था वो था प्राइवेटी सेक्टर की सेवा, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरिस्ट, मजदूर लोग, इन लोगों की सेवा करना, इनको बैंकिंग सेवा प्रदान करना। राष्ट्रीयकरण से पहले जो ग्रामीण किसानों यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर पर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर बैंकों का फोकस नहीं था। वो अचानक से इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर फोकस करने लगे, जिससे कि इन सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। जो बैंकिंग सेक्टर राष्ट्रीयकरण से पहले बड़े बड़े कॉरपोरेट फैमिलीज को ही अपनी सेवा प्रदान करता था, वो अचानक से ऐसे लोगों को सेवा देने लगा जिनका कि कोई भी कनेक्शन बैंकों में नहीं था। बैंक राष्ट्रीयकरण का एक और फ़ायदा ये हुआ कि जो कि बैंकों का कंसंट्रेशन था वो अभी तक अर्बन क्षेत्रों में था, यानी कि शहरी क्षेत्रों में वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद वो ग्रामीण इलाकों में भी अपनी सेवाएं देने लगे। इसके अलावा जो क्षेत्रवाद था, यानी कि जो नॉर्थ और वेस्ट के लिए ज़्यादा सेवाएं प्रदान करना था, वो सब मिट गया और पूरे ही देश को इनकी बैंकों की सेवाएँ मिलने लगीं। पूरे देश में नागरिकों को एक जैसी बैंकिंग सेवाएं मिलने लगी, फिर वो चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में साहूकारों के ऊपर किसान डिपेंड थे, उनसे उनको छुटकारा मिलने लगा और बैंकों से आराम से ही लोन और अन्य सेवाएं उनको मिलने लगी। नेशनलाइजेशन होते ही जो बैंकें थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं खोलने को तत्पर दिखी और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने अपनी नई नई शाखाएं खोल करके ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अपना योगदान दिया। सभी की बागडोर केंद्र सरकार के हाथ में थी, तो सभी का फ़ायदा ये हुआ कि सभी यूनिफॉर्म सेवाएं दे रहे थे और सोशल वेलफेयर में अपना योगदान दे रहे थे। बैंकों में सेवा देने वाले बैंक कर्मचारियों को भी फ़ायदा हुआ, क्योंकि जो सरकार की जो नीतियाँ थी उसकी वजह से उनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। बैंकों के सरकारी हो जाने से जो अनहेल्दी कंपटीशन पहले टाइम में बैंकों के बीच था वो खत्म हो गया, जिसका बहुत ही फायदा हुआ। जनता का पैसा जनता के लिए, अर्थात जनता से जो डिपॉजिट के रूप में जो पैसा लिया गया वो सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में और अन्य योजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाया, जिससे कि देश को बहुत ही फ़ायदा हुआ। अगर ये पैसा प्राइवेट हाथों में बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में चला जाता तो इसका मिसयूज होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना थी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी सेविंग की अपनी आदत हुई और वो बैंकों में डिपॉजिट से जमा करने लगे, क्योंकि उनका जो ट्रस्ट था वो लेवल बहुत ही बढ़ गया। राष्ट्रीयकरण से पहले जो बैंकों का मेन मोटो था वो था अर्निंग, यानी कि प्रॉफिट कमाना, लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में भी बैंकों ने अपनी सेवा दी, क्योंकि उनका काम सोशल वेलफेयर भी था। यानी कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए थे उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा राष्ट्रीयकरण से हुआ और उनको इसका लाभ मिला। भारत एक विशाल देश है और इसकी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है। इसके अलावा वो डिपेंड है पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ तो इन लोगों का डेवलपमेंट हुआ और वहाँ पर नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुए, नई नौकरियाँ जनरेट हुई, उनका विकास हुआ। इसके अलावा एसएसआई छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और कंट्री के विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान इन बैंकों का रहा।
इन बैंकों ने लोगों को सेविंग की आदत डाल दी और लोगों के डिपॉजिट्स बढ़ने लगे। 80 के दशक में जब 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया तो ये बैंकें बढ़कर के 20 हो गए और एग्रीकल्चर और एसएसआई दोनों में ही इन्होंने धूम मचा दी और लोगों को बहुत ही रोजगार मिले। क्योंकि ये सभी बैंक राष्ट्रीयकरण हो चुका था, उसके बाद ये सब केंद्र सरकार के अंतर्गत आते थे, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी काफ़ा फ़ायदा हुआ। वो आराम से इन सभी को कंट्रोल कर सका। भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर जो इनकम है वो लोगों की बहुत ही कम है। यहाँ पर बहुत ही गरीब लोग निवास करते हैं। तो अगर बैंकों को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो फिर से अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे और गरीब हो जाएंगे, जो कि बहुत ही डिफरेंस पैदा हो जाएगा फिर से एक बार अमीरों और गरीबों के बीच में। इसलिए हमें प्राइवेटाइजेशन को रोकना चाहिए। राष्ट्रीय बैंकों ने जो भी पैसा कमाया है वो भी देश हित में फिर से केंद्र सरकार ने यूज किया है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगाया है, यानी कि देश के ही काम आता है जब वो प्रॉफिट करते हैं। तो ऐसे में हमें प्राइवेटाइजेशन का फैसला जल्दी में नहीं लेना चाहिए। बैंकों की एनपीए वसूली के लिए नियम बनाने चाहिए और गवर्नेंस में सुधार करना चाहिए, तभी देश का उद्धार होगा। देश को बचाना है तो बैंक को बचाना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से शुक्रिया।